नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। सर, आपका स्वागत है गोयल जी। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की, जो इधर कुछ दिनों से जो पक्ष और विपक्ष का टकराव चल रहा था, वो अब बहुत ही चरम पर देखने को मिल रहा है। उससे 20 जुलाई को जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, वो आपके सामने है। छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ, उससे छात्र बड़े गुस्से में है। जो जैन जी अपने आप को कहते हैं या जैन जी है, वो गुस्से में है। उसके बाद राहुल ने एक कार्यक्रम शुरू किया, छात्रों की गूंज, और उसके तहत वो दिल्ली के से निकलकर प्रदेशों में जाने लगे, और वो पहले राजस्थान गए, फिर उत्तराखंड गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश गए, इलाहाबाद में, और अभी उनका महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ, जहां छात्राओं से बात की। तो पहला सवाल ये है गोयल जी, क्या जो राहुल जी का जो बदला हुआ रूप, एकदम से जो छात्रों से, युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं, आपका क्या मान रहा है कि ये छात्र कनेक्ट हो रहे हैं या अपनी पीड़ा को वो अपना महसूस कर रहे हैं छात्र? आपको क्या लग रहा है यार, ये टू वे देखिए कनेक्शन है या केवल मन की बात है? नहीं, देखिए केंद्र की जो सरकार है उससे युवा वर्ग काफी परेशान दिख रहा है। पिछले 12 साल की जो सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई है, उससे युवा असंतुष्ट है, क्योंकि जी सरकार के एजेंडे में ना तो पढ़ाई है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है। मतलब मूलभूत जो आम आदमी की समस्याएं होती हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ अपने एजेंडे के जरिए प्रचार प्रसार करना है और उन मुद्दों को जनता के बीच में उछालना है, जिससे कि जनता का कोई भी सरोकार नहीं है। इस चीज में देश का जो गोदी मीडिया है, जो कि मेन मीडिया कहलाता है, जी वो उसकी भूमिका बड़ी संदिग्ध रही है पिछले 12 साल में। 12 साल नहीं कहिए, मान लीजिए कि 7-8 साल का जो पीरियड है, उसमें गोदी मीडिया ने अपने सारे नैतिकता और जो निष्पक्षता का जो उनकी जिम्मेदारी होती थी, उससे अपना मुंह मोड़ लिया है। उनको सिर्फ अब एक चीज की भाषा समझ में आती है, वो है धन दौलत की। तो अब वो सीधे सीधे व्यवसाय पे उतर आए हैं। हाउसेस, बिजनेस हाउसेस बन गए हैं, मीडिया हाउसेस। तो अब आपने ये पूछा कि राहुल गांधी की जो अपनी भूमिका है, राहुल गांधी निश्चित तौर पर जनता में पैठ बनाने में मजबूत होते दिख रहे हैं। खास तौर से युवा वर्ग को जिस तरीके से अपने से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है, उससे सरकार काफी घबराई हुई है। जो आपने कहा छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, उसमें ये देखा गया है कि सरकार, जो तत्कालीन केंद्र सरकार है, चाहे वो प्रदेश की भाजपा सरकार है, वो कोई ना कोई रोड़े अटकाने का काम करती है ताकि इनका ये कार्यक्रम फ्लॉप हो जाए। जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र के पुणे में भारी तादाद में लड़कियां आई, और लड़कियों के दिलो दिमाग में ये आ गया है कि थोड़ी बहुत जो देश में उम्मीद है, वो यंग से ही आ सकती है। पीएम मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी काफी यंग है। वो एक तरीके से मान सकते हैं कि युवाओं की पीड़ा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, या राजनीति के तहत कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि अगर देश में कोई सत्ता परिवर्तन होना है तो वो युवा ही कर सकते हैं। तो इसी मामले को लेकर सीजेपी के आंदोलन को लेकर उन्होंने संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और इसी के चलते अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। तो जनता, खास तौर से युवा वर्ग, अब केवल कांग्रेस के लिए की तरफ उम्मीद से देख रही है, बल्कि जितना भी विपक्ष है। तो अब आप सोच लीजिए कि विपक्ष अब एक तरीके से एक ही मुद्दे पर एकजुट है कि किसी ना किसी तरीके से केंद्र की सरकार में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि ये उनके राजनीति का सवाल नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व का सवाल है कि अगर किसी तरीके से एकजुट नहीं हुए तो केंद्र में जो बैठी मोदी सरकार है, वो एक एक करके किसी भी पार्टी को खत्म कर सकती है। तो मेरा जो दिख रहा है पिछले 1-1.5 साल से, कि भारतीय जनता पार्टी के अपने मकसद में पूरी तरीके से सफल नहीं हो रही है। वही इंडिया ब्लॉक किसी ना किसी तरीके से एकजुट होकर जी केंद्र सरकार को चुनौती देती दिख रही जी जी, बिल्कुल सही कह रहा। जो राहुल गांधी ने रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग किया,
वो आपने देखा कि वो अभी निकल के थाने चले गए और जी उन्होंने कहा कि वो जो उसके पैलेट गन की गोलियां लगी उसकी एफआईआर लॉन्च हो। तो 6 घंटे 7 घंटे लग गए। राहुल गांधी बोले हम तो धरना दे के यहीं बैठे रहेंगे और फिर पूरा प्रशासन हकलान हो गया। गृह मंत्रालय तक बात गई और वहां से बातचीत होने के बाद वो एफआईआर लिखी गई। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार बैकफुट पे है? क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से अगर जैन जी की ताकत नहीं होती और तो क्या ये राहुल गांधी के कहने से इतनी आसानी से एफआईआर दर्ज हो सकती थी? आपको क्या लगता है? देखिए, संयुक्त रूप से जो प्रयास किया गया ये उसका रिजल्ट है। एक जी तरफ जो कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बात पे आमादा हो गई कि वो पुलिस पे दबाव बनाएगी, सरकार पे दबाव बनाएगी, और जो दबाव बनकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है वो संयुक्त प्रयास से हुआ है। सीजेपी का दबाव था और लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों का दबाव था। यही वजह है कि कहाँ पिछले 12 साल में किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ, बल्कि राजनाथ सिंह तो ये कहते थे कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते हैं, और उनके सामने ही धर्मेंद्र प्रधान जैसे दिग्गज नेता का इस्तीफा हुआ। और सरकार इतने दबाव में है कि उसे लग रहा है किस तरीके से हम अपना बाकी बचा हुआ जो टर्म है कैसे पूरा करें। अब विपक्ष के निशाने पर पूरी तरीके से पूरी मोदी सरकार, और मोदी जी, आप तो जानते हैं मोदी जी अपनी छवि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा बीच में चर्चा चल रही थी कि मोदी जी अपने कैबिनेट के कम से कम 3 दर्जन मंत्रियों को बदल सकते हैं। तो उनका ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए जो जिन पे दाग लगे हुए थे उनको हमने हटा दिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में सब के सब भ्रष्टाचारी और करप्टेड लोग हैं, जो कि अपने आप को बचाए रखने के लिए एनडीए में शामिल हुए हैं, और साथ में उनको एक जो इम्यूनिटी मिली हुई है गिरफ्तारी ना होने की, और सत्ता का जो सुख होता है वो भोग रहे हैं। तो ये समझ लीजिए सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खास तौर से इस बात को से उबरने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष को हम साध पाए। इसी बीच में उन्होंने वंदे मातरम जैसा एक बेमतलब का विवाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अब देश की जनता काफी समझदार है और उसे लग जी, रहा है कि केंद्र में बदलाव होना चाहिए। इसका मतलब आपका मानना सीधा है। आप जो कह रहे हैं आप तो बड़ी बात बोल रहे हैं कि 3 दर्जन मंत्रियों की लिस्ट है और मोदी जी बड़े सतर्क हैं। अपनी इमेज को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। तो इसमें तो अगर इतने मंत्रियों को हटाया गया तो सरकार तो वैसे ही गिर जाएगी और विपक्ष अब हमलावर है। ये आपका मानना है। आप कह ही रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और सरकार अब डरी हुई है। ये भी बिल्कुल सही है, नहीं तो एफआईआर इतनी जल्दी यहाँ होती है नहीं है। आप तो कह ही रहे हैं कि जब इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते और इस सरकार की मर्जी के खिलाफ कोई मजाल है कि एफआईआर हो जाए, तो एफआईआर भी हुई और मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जनता जनार्दन की बात है लोकतंत्र में कि युवा जब सड़क पर हैं और विपक्ष का उनको साथ मिल रहा है। आप ये बिल्कुल आपका बिल्कुल मानना है कि विपक्ष को युवाओं का साथ मिल रहा है, युवाओं का साथ विपक्ष को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे जी को समझ चुके हैं। यही हमारा आज का वार्ता का मतलब भी है कि ये केवल हवा हवाई है या वास्तव में एक दूसरे का साथ मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी बात से तो लग रहा है कि ये कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरे संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं और सरकार घबराई हुई है। सरकार को बच निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आपका कहना ये है। एक और सवाल आपसे है गोविंद जी, लगे हाथ, कि सीजेपी का प्रदर्शन 20 जुलाई को गोलीबारी, पैलेट गन, लाठीचार्ज और उसके बाद फिर समझौता और जेपी नड्डा के साथ बैठक और उसके बाद सीजेपी का वापस आंदोलन लेना कि भाई ठीक है हम आपकी बातों को मानेंगे और हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और छात्र अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन उसके बाद छात्रों ने कल ही सोमवार वाले दिन सीजेपी के छात्रों ने मीटिंग की और समीक्षा की कि हमारी मांगे कितनी मांगी गई। तो वो साफ कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानी ही नहीं गई हैं, हमको लिखित में आश्वासन चाहिए। अब छात्रों के मुकदमे वापस नहीं हो रहे।
और जो 17 छात्र सुसाइड कर लिए थे नीट के प्रभावित छात्र, उनको मुआवजा नहीं मिला अभी तक। तो वो कह रहे कोई बात मानी नहीं गई, हमसे मौखिक बात कर ली और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 5 सितंबर को हम वापस दिल्ली को घेरेंगे और आंदोलन करेंगे, हमारी मांगे हमें लिखित में चाहिए। तो इसको कैसे आप देखते हैं? क्या फिर छात्र ये सरकार मान जाएगी या 5 को फिर प्रदर्शन के लिए छात्रों को मजबूर होना पड़ेगा? क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, जो पिछला समझौता हुआ था जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ में मिलकर, सीजेपी के बड़े नेताओं ने मिलकर जो समझौता किया था, उसमें 3 मांगे स्पष्ट थी। एक मांग थी कि आप सबसे पहले प्रदर्शनकारियों पे जो मुकदमे कायम किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। नंबर 2 मांग ये थी कि 21 बच्चे जो पेपर लीक होने की वजह से, नीट का पेपर लीक होने की वजह से ने जान दी, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। तीसरी मांग ये थी कि उन पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए जिनके आदेश पर प्रदर्शनकारियों पे लाठी चार्ज हुआ और उन लाठियों में कील लगे हुए थे, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो किसके आदेश पे थे? तो उन्होंने कहा उन जो लापरवाह और दोषी अफसर थे उनके खिलाफ में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो अभी तक 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं। तो इन तीनों मांगों को लेकर बीजेपी ने कल अभिजीत जीत के किसी टीवी चैनल में बैठकर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी बात धरातल पे नहीं दिख रही है, सरकार उसमें ढीला हवाली कर रही है, आनाकानी कर रही है, ना तो कोई मुकदमे वापस लिए गए और मुकदमे की जांच और छानबीन के चलते दिल्ली पुलिस हर उस आदमी को, उस प्रदर्शनकारी को परेशान कर रही है जिसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो सरकार के जो वादा खिलाफी उनको सामने आ रही, तो उनको लग रहा है कि हमको फिर से एक बार जंतर मंतर पे लौटना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो जंतर मंतर पर पिछला अनशन हुआ, मोर्चा निकाला गया, संसद मार्च निकाला गया और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर पूरे देश में एक संवेदनशीलता बहुत तेजी से व्याप्त हो गई है और केंद्र सरकार के बारे में सवाल जवाब हो लगे। दूसरी तरफ केंद्र ने भी अपने नए साथी ढूंढना शुरू कर दिए, जैसे कि उनको लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है एनडीए से अपना समर्थन वापस ले ले, तो उन्होंने नए अपने साथी ढूंढना शुरू कर दिया है। उनमें आपके महाराष्ट्र के एनसीपी के जो शरद पवार हैं, वो उनके साथ काफी मेल जोल रख रहे हैं। उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री से मिल चुकी हैं। तो अंदर खाने ये खबर चल रही है कि सितंबर में जो मंत्रिमंडल में विस्तार होना है या जो रिशफल किए जाएंगे, रिप्लेस किए जाएंगे, तो उसमें आपको एनसीपी के सुप्रिया सुले को मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरीके से टीएमसी आपके तमिलनाडु में जो डीएमके है, उनके साथ में भी बातचीत चल रही है। ये पूरी उम्मीद दिख रही है कि डीएमके अब उसका हिस्सा नहीं है इंडिया ब्लॉक का, तो उनके 22 सांसद हैं। तो ये समझ लीजिए कि अमित शाह भी तमिलनाडु गए थे और उन्होंने वहां पर अपना जो पुराना पैतरेबाजी है वो दिखाई और उम्मीद की जा रही है कि संसद में, लोकसभा में वो अपना बहुमत साबित करने के लिए डीएमके को अपने साथ ले सकते हैं। ये आगामी योजना है जो अगले सत्र में, संसद के सत्र में, ये डिलिमिटेशन वाला मुद्दा है, उसे सुलझाने के लिए वो पूरी तरीके से अपनी जो बुद्धि लगानी होती है, चाणक्य बुद्धि, वो लगाने के लिए बिल्कुल जी आतुर दिख। जी बिल्कुल, ये थे विनय जी, जिन्होंने कहा कि जिस हिसाब से जैन जी के साथ राहुल गांधी विपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं और सरकार पे हमलावर हैं, और सरकार और जैन जी को राहुल का समर्थन मिल रहा है, राहुल को जैन जी का समर्थन मिल रहा है, संसद से सड़क तक लेके अब सरकार पे हमलावर हैं, और सरकार जो अभी तक सिर्फ मोनोलॉग करती थी वो अब डायलॉग करने लगी है। मंत्री का इस्तीफा भी हुआ है, छात्रों की बातों को भी सुना है। हालांकि छात्र अभी संतुष्ट नहीं है, सारे वादे किए थे कि मुकदमे वापस होंगे, छात्रों को जिन्होंने सुसाइड किया उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी उस पर काम नहीं किया है प्रभावी। इसीलिए जैन जी ने कल मीटिंग करके फिर ऐलान कर दिया है कि वो 5 सितंबर को
फिर से दिल्ली में आएंगे और अपनी बात को रखेंगे, धरना प्रदर्शन होगा। इससे अब लगता है, जैसा कि दूसरा विनय जी का मानना है कि सरकार भी आगे खतरा भांप रही है, सरकार घबराई हुई है, उनको लग रहा है कि उनके साथी ही कहीं छोड़ के ना चले जाएं, तो वो दूसरे ठिकानों पे अपने नए साथियों की तलाश में लग गए। सरकार इसका मतलब जो है हिली हुई है, और अब छात्रों को या जनता डेमोक्रेसी में फिर से एक बार ताकतवर हो गई है, जो कि जनता जनार्दन होती है, सरकार राजा नहीं होती है, ये बात बिल्कुल अब लगने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए, आपका साधुवाद, नमस्कार।